नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। शुरू करते हैं अपनी आज क्लास के साथ। दोस्तों, आज हम आपके सामने चैप्टर 5 जल चक्र और महासागर के बारे में, यानी कि वाटर साइकिल और ओशियंस के बारे में हम आपके सामने लेकर आए हैं। इसके साथ ही हमने जो इससे पहले ज्योग्राफी के जो चैप्टर 1 और चैप्टर 3 आपके सामने प्रेजेंट किया, जो भी कुछ है वो बिल्कुल सिलेबस के साथ है, ना सिलेबस से बाहर ना सिलेबस के कुछ ज़्यादा ही। ठीक है, तो जो भी कुछ है वो सिलेबस के अंदर ही है और आप बिल्कुल इस पर पूरी तरीके से ट्रस्टेड हो सकते हैं। इसको भी आप पढ़ करके आप एग्जाम में जा सकते हैं और अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं जल चक्र और महासागर के बारे में। देखिए जल चक्र जो होता है, इसका संबंध होता है कि जल का एक जीवन चक्र। ठीक है, हर किसी का जीवन चक्र होता है। तो जल चक्र में जल अपने किस तरीके से अपने जीवन चक्रों को चलता है, इसके बारे में हम जानेंगे। और हम जानेंगे महासागर किस प्रकार का अपना जीवन चक्र चलाता है, इसके बारे में। ठीक है, जल जो है वो आजकल के वर्तमान समय में बहुत आवश्यक बन चुका है, लेकिन जनसंख्या के वृद्धि के कारण से इसमें क्या है कि पूरे संसार में ताजे पानी के जल की कमी हो रही है। साथ में भूमिगत जल भी कम हो रहा है। भूमिगत जल मतलब जो जल जमीन के अंदर है, जिसको हम नल के माध्यम से अपने पास बुला लेते हैं। ठीक है, तो जो भूमिगत जल है उसकी भी खपत तेजी से बढ़ रही है। तो हमें ये चैप्टर जो है इसीलिए पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जो जल है वो हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इस हिस्से की जो कमी है उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। इसीलिए इस चैप्टर को पढ़ना हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण रखता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं एक बार फिर से। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। हम बात करते हैं जीवन में महासागर का जो महत्व है उसके बारे में, कि महासागर हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण रखता है। हमें क्या मतलब है महासागर में, हमारे लिए तो महासागर क्यों महत्वपूर्ण रखता है। महासागर में तो खारा पानी मिलता है, उसको तो हम पी भी नहीं सकते, तो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों रखता है। ठीक है, क्या होता है कि भले महासागर का जल हम पी नहीं सकते, लेकिन जो महासागर जो हमें देता है वो हमसे कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, महासागर का जो महत्व है हमारे जीवन में वो बहुत महत्वपूर्ण रखता है। देखिए महासागर क्या है, 50% जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को उत्पादन करता है, और ऑक्सीजन हमारे मानव जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है उससे कोई बेफिक्र है। हमारे जो धरती का जो 50% CO2 है, यानी कि गर्मी है, उसको भी सोखता है। ठीक है, इसके साथ साथ क्या करता है, जलवायु नियंत्रण करता है। जलवायु के नियंत्रण यानी कि बरसात में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, 70% पूरे भाग पे फैला हुआ है, तो इसका जो वजन है वो बाकी ग्रहों के क्या करे। ठीक है, तो जो 70% जो इसका भाग है वो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा रखता है। ठीक है, ऊष्मा का संचालन करता है, यानी ऊष्मा को ये सोखने का काम करता है, और अनेक प्रजातियों के आवास का भी कारण बनता है। ठीक है, यानी कि अनेक प्रवासी जो ये लोग होते हैं जो यहाँ रहते हैं, उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण रखता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम जल चक्र को बहुत विस्तार से पढ़ते हैं। देखिए जल चक्र क्या है। जल चक्र है कि का जो पानी है हमारे पास, उसका एक जीवन चक्र है, उसी को जल चक्र कहते हैं। तो ये जीवन चक्र है पानी का, वो किस प्रकार होता है, वो किस प्रकार अपनी अवस्थाओं से गुजरता है। उनकी अवस्थाएं कौन कौन सी होती है। ठीक है, ठोस द्रव गैस, इन तीनों अवस्थाओं से गुजरता है, वो अपने स्थानों से गुजरता है। इन सभी चीजों के बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। पृथ्वी की सतह पर जो पानी है उसका वैज्ञानिक अध्ययन हम यहाँ करेंगे। ठीक है, वैज्ञानिक अध्ययन किस प्रकार से होता है इसका अध्ययन हम करेंगे। देखिए जल चक्र वह यात्रा है जो पानी अपने द्वारा पूरे जीवन काल में करता है। ठीक है, और वो अपनी अवस्थाओं से साथ अपने स्थान भी बदलता है। पर पानी की कौन सी अवस्था होती है, पानी की शुरुआती अवस्था द्रव्य होती है, उसके बाद जब वो वाष्पीकृत होता है तो वो गैस में बदल जाता है। गैस के बाद वो क्या होता है, जब वो नीचे जाता है तो फिर वो ठंडा होने के बाद वो बर्फ में जम जाता है, तो वो उसकी अवस्थाएं होती है। उसका स्थान क्या होता है, पहले वो कहाँ था, समुद्र में था, फिर वो कहाँ आया, भूमि पे आया, और फिर वापस नदी के माध्यम से फिर समुद्र में पहुंच गया। तो जो उसकी प्रक्रिया होती है, ये जो इसकी प्रक्रिया है, यही हमें इस यहाँ पे जल चक्र में देखने को मिलता है। देखिए एक बार हम इसको टैप में आपको समझाता हूँ कैसे। देखिए अगर मैं आपको ये बताऊं, देखिए महासागर ये रहा। ठीक है, महासागर से क्या हुआ, पानी अवशोषित हुआ, ऊपर गया। संघनन, संघनन की प्रक्रिया मतलब होती है बादल बनने की प्रक्रिया। ठीक है, यहाँ बादल बन जाता है, क्योंकि जैसे पानी ऊपर जाता है इसका टेम्परेचर ठंडा हो जाता है। ठंडे होने के कारण क्या होता है, ये छोटी छोटी बूंदों में कन्वर्ट हो जाता है। जब ये बूंदों में कन्वर्ट होता है तो ये आपस में बूंद जल करके बूंद आपस में इकट्ठा होते हैं, और इकट्ठा होने के बाद क्योंकि ये बर्फों में टुकड़े में बन चुके हैं, और ये बर्फ इकट्ठा होने के बाद बादलों का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, बादल निर्माण हो जाता है। जब बादल होता है, निर्माण होता है, तो वो आगे बढ़ता है और वो वर्षा करवाता है। ठीक है, क्योंकि बादल ही वर्षा करवाएंगे। ठीक है, तो बादल क्या होता है, ये वर्षा करवाते हैं। वर्षा कहाँ करवाएंगे, पहाड़ों पर करवाएंगे, मैदानों पर करवाएंगे। तो वर्षा से क्या होता है, फिर ये पानी इकट्ठा होगी, और पानी इकट्ठा करके क्या करेगी, फिर एक जगह, एक नदी में, तालाब में हमारे पास मिलता है। ठीक है, तो ये पूरा एक छोटा सा जल चक्र है कि पहले पानी बादल में बना, और बादल फिर वर्षा हुई, और वर्षा फिर से पानी में हुआ। तो ये एक छोटा सा जो जल चक्र है वो छठी क्लास के अंदर पढ़ा जाता है, लेकिन 12वीं क्लास के अंदर में इसका एक विस्तृत रूप में देखने को मिलता है। क्योंकि अब जो है वाष्पीकरण वो केवल समुद्र और
समुद्र तक सीमित नहीं है, वाष्पीकरण अब समुद्र से आगे बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, इन चीजों को हम यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जल चक्र की जो प्रक्रिया है वो लगभग 9 स्तंभों से गुजरती है। वो 9 स्तंभ कौन कौन से होते हैं? पहला होता है वाष्पीकरण, दूसरा होता है संघनन, तीसरा होता है वर्षण, चौथा होता है वाष्पोत्सर्जन, अपवाह जल, ठीक है, अंतःस्रवण, भूमिगत जल, संवर्धन और परावर्तन, ठीक है, परागम्यता और जल संपर्क। इस चीजों को मैं विस्तार से समझाता हूँ। देखिए, वाष्पीकरण क्या होता है? देखिए, वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है, क्या होता है कि तापमान और दबाव के कारण, जब तापमान अचानक से बढ़ेगा तो जल में, जल की जो अवस्था होती है वो तरल अवस्था में होती है। तो ये तरल अवस्था क्या होती है? ऊपर गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि हवा, जाहिर सी बात है, गर्मी बढ़ी तो वो गैस अवस्था में परिवर्तित होगी, और जब वो गैस अवस्था में परिवर्तित होगी तो सबसे ऊपर जाके वो बादलों का निर्माण करेगी। ठीक है, यहाँ पे ऊपर जाके वो ठंडी हो गई और उसने बादल का निर्माण कर दिया। ठीक है, ये होगी वाष्पीकरण। ठीक है, एक सेकंड पेंसिल निकाल दो, आपको समझाने में आसानी होगी मेरे लिए। हाँ, तो वाष्पीकरण आप समझ गए। दूसरी प्रक्रिया है, हाँ, तो दूसरी प्रक्रिया हमारे पास संघनन की। संघनन की प्रक्रिया क्या होती है? देखिए, संघनन की प्रक्रिया होगी, जो पानी जो गैस की अवस्था में ऊपर गया वो तरल अवस्था में था, अब वो तरल अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो गया। लेकिन अब जो जो गैस था वो अब क्या करेगा? छोटी छोटी बूंदों का विकास करेगा, यानी वो बूंदों जो होंगी वो ठंडी होकर इकट्ठे होने लगेंगी और इकट्ठी होकर वो बादलों का निर्माण करेंगी। ठीक है, और जब तापमान कम होने पर ये जो वाष्प की जो प्रक्रिया होती है ना, ये पानी ये छोटी छोटी बूंदों में कन्वर्ट होगा और ये आपस में मेघ का निर्माण करेगा। मेघ मतलब बादल का, समझ गए? तो वाष्प कैसे बनता है? वाष्प ऊपर गया, मेघ बने और छोटी छोटी बूंदों में कन्वर्ट हुआ और वो बूंदे इकट्ठे हुई और उन्होंने मेघ का निर्माण किया। ये मेघ क्या करेंगे? वर्षण करेंगे। वर्षण करेंगे, वर्षा। देखिए, जल क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण और वेग के कारण हिम, वर्षा, कोहरा और ओला, ये तीनों जो है वर्षण कहलाते हैं। वर्षण का मतलब सिर्फ पानी का वर्षा नहीं है, हिम, वर्षा का मतलब होता है हिम, यानी कि बर्फ के टुकड़े जो गिरते हैं हमारे पास। ठीक है, आप देखोगे पहाड़ी इलाकों में कई बार बर्फ के स्नोफॉल होते हैं। ठीक है, कोहरे होते हैं, ठंड के मौसम में कोहरे देखे होंगे। ठीक है, ओला भी देखी होगी, जो बारिश में कई बार हमें बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े देखने को मिलते हैं। तो ये सब जो चीजें होती है ना, ये भी एक वर्षण का ही रूप है, कि पानी जो है वो ऊपर से ऑटोमेटिकली यहाँ पहुंच रहा है। ठीक है, तो ये सब वर्षण का रूप है, तो ये हमें देखने को मिलता है। आगे चलते हैं, आगे वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्पोत्सर्जन क्या है? देखिए, वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है कि जो पौधे होते हैं, पौधे की सतह होती है वो वाष्पित होती है। पौधे की सतह किससे वाष्पित होगी? पौधे की सतह पे भी पानी होता है। अभी ये जो 3 प्रक्रिया थी ये केवल 6ठी क्लास तक ही सीमित था, लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे ये सारे 12वीं क्लासेस में हमें जानना जरूरी है। तो वाष्पोत्सर्जन क्या है कि पौधे की सतह में वाष्पित होता है। ठीक है, पौधे की सतह जो होती है वाष्पित होगी, यानी कि उसके ऊपर जो पानी के जो छोटे छोटे बूंदे होते हैं वो भी वाष्पित होंगे और पानी और गैस के रूप में ऊपर जाएंगे। ठीक है, और जो वायु में जो वर्षण का जो 10% भाग यहीं से ही आता है। ठीक है, पानी हुई, पानी का 10% भाग पेड़ पौधों से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ऊपर जाकर के जैसे बादल का निर्माण होता है वैसे ही बादल का निर्माण यहाँ पे होगा। अब आगे चलते हैं, जब वर्षा होती है, मान लीजिए वर्षा होगी, तो वर्षा एक माध्यम से गुजरेगी। ठीक है, वर्षा पानी में पहाड़ पे हुई, पहाड़ के बाद इसने नीचे गिरना शुरू कर दिया। तो जिस प्रक्रिया से नीचे गिर रही है उसे कहते हैं अपवाह जल। ठीक है, मतलब एक विस्तार, एक रेखा से ये अववाहित हो रही है। ठीक है, इसमें वो जल शामिल होते हैं जो नदी, जो भूमि अपने अंदर सोख नहीं पाती। भूमि ने जिस जल को नहीं सोखा, ठीक है, भूमि ने जिस जल को अवशोषित नहीं किया, वो जल बहेगी किसके माध्यम से? नालियों के माध्यम से। नालियां फिर आगे बड़ी नालियों में मिलेंगी और वही बड़ी नालियां फिर क्या करेंगी? नदी का निर्माण करेंगे और नदी जो होगा वो समुद्र से मिलेगा। तो ये जो सारी प्रक्रिया है यही अपवाह जल होती है, कि वो बहता हुआ जल जो है, जो नदी, जो भूमि नहीं सोख पाया। ठीक है, उसके बाद होता है अंतःस्रवण। ये क्या होता है? ये वो प्रक्रिया है जिसने भूमि ने जो जल, वर्षा के बाद जो भूमि ने जो जल सोख लिया उसको ये प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, और वर्षा ने जहां पर भूमि ने जिस जल को सोखा वहां पर जहां से इसको इकट्ठा किया उसको कहते हैं भूमिगत जल, अंडरग्राउंड वाटर। ठीक है, समझ गए? अगला है संवर्ता और परागम्यता। परागम्यता और संवर्ता में इतना ही फर्क है कि जो खुली चट्टानें होती है ना, उसमें जो इकट्ठा होने वाला, चट्टानों के अंदर जो इकट्ठा जो जल होता है उसी को हम यहाँ पे संघनता और परागम्यता के रूप में जाना जाते हैं। उसके बाद होता है जलभृत। जलभृत क्या होता है? देखिए, जलभृत जो होता है, मान लीजिए भूमि का जो जल है उसको जो पानी की जो धाराएं हैं, ठीक है, भूमि के अंदर जो जल है उसकी जो धाराएं हैं उसको हमें निकालना है। ठीक है, एक जगह से, तो कुएं के माध्यम से जब उसको निकालने की प्रक्रिया करते हैं ना, किसी भी माध्यम से उसको निकालने की प्रक्रिया करते हैं, तो वो जो इकट्ठा जो पानी है उसी को हम एक्वाफिया या फिर भूमि का ये भूमध्य कहते हैं। यानी कि एक जगह पर जहाँ पानी इकट्ठा हो चुकी है उसी को, अब सिंपल भाषा में इतना समझिए, एक जगह पर जहाँ पर पानी इकट्ठा हो गई है उसको हम जलवृत कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम जल चक्र के महत्व को समझेंगे कि जल चक्र है क्या, इसका महत्व कितना इंपॉर्टेंट रखता है।
ठीक है। अगर हम जल चक्र के महत्व को समझें तो जल चक्र के महत्व को आमतौर पर 3 हिस्सों में बांट दिया जाता है, 4 हिस्सों में, ठीक है। वाष्प, वाष्प मतलब वो जो पौधे के विकास के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझ गया कि वाष्प किस प्रकार पौधे के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, जल का जो स्वच्छता होती है, जल स्वच्छ बना रहेगा। अगर पानी की प्रक्रिया इसी तरीके से होती रहेगी, पानी सूखेगा ऊपर आता जाता है, तो इससे क्या होता है, जल की प्रक्रिया, जल स्वच्छ रहेगी, खास करके भूमिगत जल तो बिल्कुल स्वच्छ रहेगी। मीठे पानी के भी आसार हमें मिलता रहेगा, जैसे पानी बरसात के रूप में मिलेगी। और अपार जल है वो भी हमें मिलने को मिलेगा। अपार जल क्या बता चुका हूँ। नदी और समुद्र में जो जीव है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है अपार जल, ठीक है। तो ये आप समझ गए कि इस प्रक्रिया में के माध्यम से मैं इसको समझना आते हैं। अब हम समझेंगे महासागर के बारे में। महासागर उच्चावच यानी कि महासागर के अंदर जो उबड़ खाबड़ जमीनें होती है उनके बारे में, ठीक है। तो महासागर के जो उच्चावच होता है उसकी विशेषताएं क्या क्या होती है। आमतौर पर इसको दो भागों में बांटा जाता है उच्चावच को, महासागरीय उच्चावच को। एक तो होता है प्रमुख उच्चावच और दूसरा होता है गौण उच्चावच, ठीक है। प्रमुख उच्चावच में 4 भाग होते हैं और गौण में 6 भाग होते हैं। अभी समझाता हूँ डिटेल में कौन कौन से होते हैं। देखिए, प्रमुख उच्चावच की अगर हम बात करें तो इसको हम अगर 4 भागों में बांटते हैं तो पहला होता है महासागरीय निम्न तट, ठीक है। महासागरीय निम्न तट वह तट जो होता है जो पानी के अंदर डूबा नहीं है लेकिन ऊपर ऊपर तक है, मतलब सॉरी वो तट जो पानी के अंदर डूब चुका है लेकिन ज्यादा अंदर नहीं गया, ठीक है। आप सिंपल सी भाषा में समझिए कि वो समुद्री तट जो पानी के अंदर गया लेकिन पूरी तरीके से नहीं डूबा, उसी को कहते हैं महासागरीय निम्न तट, ठीक है। तो तट से लेकर के, तट यानी कि जहां से शुरुआत होता है, जहां से पानी की शुरुआत हुई है, वहां से लेकर के महाद्वीप के किनारे तक, जहां तक इसकी ढाल शुरू हो जाती है वहां तक किनारे तक ये मग्न तट कहलाता है, ठीक है। इसका निर्माण कैसे होता है, इसका महाद्वीप जब जलमग्न हुए ना तो इसके साथ इसका निर्माण हुआ। समुद्री जो तट थे उन्होंने आपस में, मतलब समुद्री जो तट थी वो उनमें वृद्धि हुई, ठीक है। तटों ने आपस में जब तटों का विस्तार हुआ तो इसके साथ इसका विस्तार भी हो गया, ठीक है। जो समुद्री तरंगी थी, तरंगी यानी कि समुद्र की जो लहरें होती है वो बार बार पानी को फेंकती है, ठीक है। जो पानी के फेंकने के कारण, पानी के दबाव के कारण से भी इसका निर्माण हुआ। और भूमिगत कटाव से जब अपवाह तंत्र जो होती है, जो अपवाह जल होती है, जो अपने साथ बहुत सारे मिट्टी और गाद वगैरह लेके आती है, तो वो यहाँ पे बिछा देती है। तो यहाँ पे जो बिछाने की प्रक्रिया होती है इससे भी इसका निर्माण हुआ, ठीक है। ये महत्व क्यों है, देखिए ये मछली पालन के लिए महत्वपूर्ण रखता है। मछली पालन के लिए क्यों महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि ये जो जगह होती है ना, यहीं पे इकलौती जगह जहाँ पर सूर्य का प्रकाश पहुंच पाता है। तो यहाँ पर सूर्य का प्रकाश पहुंचने से क्या होता है, यहाँ पर छोटी छोटी जीवों का जीवें पनपती है, ठीक है, घास पनपते हैं। इन्हीं घास और जीवों को जो होता है वो मछली के माध्यम से खाया जाता है और इसी की प्रक्रिया से ही यहाँ पे मछली पालन की बहुत अच्छी संभावना होती है। दूसरा होता है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन यानी कि पेट्रोल और डीजल, ठीक है। पेट्रोल डीजल की प्राप्ति हमें यहीं से प्राप्त हो जाती है, ठीक है, महासागरीय निम्न तट से, ठीक है। धात्विक और अधात्विक जो अयस्क होते हैं उसकी प्राप्ति भी हमें यहाँ से देखने को मिलती है। तो इस प्रकार ये महत्वपूर्ण रखता है, ठीक है। आगे चलते हैं। महाद्वीप की जो ढाल होती है, ढाल मतलब देखिए यहाँ पर तट था, देखिए ये तट था, तट के बाद ये अचानक से ऐसे ढाल परिवर्तन हो गए, तो जो ढाल हुआ यही है महाद्वीपीय ढाल। तो महाद्वीपीय ढाल क्या होता है, निम्न तट का अंत और ढाल की जो शुरुआत होती है, इसी को मतलब निम्न तट का जहाँ पे अंत होता है वहीं से ढाल की शुरुआत हो जाती है। और ढाल जो होता है सबसे ज्यादा अगर कहीं मिलता है किनारों पे हमें देखने को मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो किनारों पे ये इसकी वृद्धि सबसे ज्यादा देखने को हमें मिलती है। उसके बाद हम चलते हैं कि ये जो ढाल जो होती है ना, ढाल हमें समझ में आ गया। ये जो युवा पर्वत होती है ना, युवा पर्वत, ये युवा पर्वत कौन से होते हैं, देखिए नए नए जो पर्वत होते हैं वो युवा पर्वत होते हैं। नए पर्वत यानी कि वो जो पर्वत जो अभी अभी बने हैं उन्हें युवा पर्वत कहते हैं। मैं इसके बारे में आपको डिटेल में समझाऊंगा युवा पर्वत क्या होता है। देखिए पहले इतना समझ लीजिए कि हिमालय जो है वो किन युवा पर्वत है, मतलब वो पर्वत है जो अभी अभी बनी है वो युवा पर्वत होती है, ठीक है। और इसके बारे में और क्या आपको समझा सकता हूँ युवा पर्वत के बारे में, हाँ, जैसे कि मान लीजिए दो चट्टानें आपस में मिली, जैसे दो प्लेटें आपस में टकराई, इस टकराने से प्रक्रिया से जो पर्वत का निर्माण हो उसे बर्लित पर्वत कहते हैं। और खास करके जो ज्यादातर पर्वत होती है वो युवा पर्वत जो होती है वो बर्लित पर्वत ही होती है। तो जो युवा पर्वत होती है और बर्लित पर्वत होती है उनके पास की जो ढलान होंगी, क्योंकि वो पहाड़ है तो पहाड़ से जो नीचे का ढलान होगा वो ऑब्वियसली सबसे गहरा होगा, ठीक है। उसका होता है महासागरीय उभार, महाद्वीपीय उभार। ढाल और मैदान के जो बीच का जो हिस्सा होता है ना, ढाल, ढाल यानी कि ये वाला हिस्सा और मैदान यानी कि ये वाला हिस्सा, तो इन दोनों के जो बीच का जो हिस्सा होता है ना छोटा सा, ये थोड़ा सा उभरा हुआ सा होता है, इसी को कहते हैं महासागरीय उभार, ठीक है। तो ढाल और मैदान के बीच का जो भाग होता है ये होता है यहाँ उभार। और यहाँ पर क्या होता है, जमा होता है। क्या जमा होता है, देखिए जो नदी जो अपने साथ जो गाद लेके आती है, अपने साथ जो मिट्टी लेके आती है, वो यहीं पर जमता है ढलान से के माध्यम से। ढलान से जब कोई नीचे उतरेगा तो यहीं पे वो जमता है, ठीक है। आगे चलते हैं, मैदान की बात करते हैं। देखिए जो मैदान होता है ना यहाँ का, मृदा का, ये जो मैदान है, ये मैदान जो है वो मृदा और सील्ट से ढका हुआ है और ये पृथ्वी का सबसे समतल हिस्सा है, ठीक है। ये मैदान पृथ्वी का सबसे समतल हिस्सा है और मृदा और साल्ट से ढका हुआ है।
अब मैं आपको बताऊं जो मैंने अभी आपको समझाया था महासागरीय उच्चावच के बारे में, ये मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे पिक्चर के माध्यम से भी थोड़ा समझा सकता हूँ। देखिए किनारा ये है, ठीक है, यहीं से ढाल शुरू हो गया और यहाँ पे उभार हो गया, ठीक है, उभार यहाँ पे कोना, और ये हो गया मैदान। समझ गए? यही चार होता है प्रमुख, ठीक है, समझ गए? आगे चलते हैं। हम बात करते हैं गौण के बारे में। प्रमुख गौण उच्चावच कौन से होते हैं? देखिए गौण उच्चावच की विशेषता अगर हम बात करें तो इसमें होते हैं, पहले होता है महासागरीय कटक। कटक क्या होता है? प्लेट टेक्टोनिक के द्वारा ये बनाया जाता है। मान लीजिए दो प्लेटें हैं जो आपस में दूर जा रही है, ठीक है, दूर गई दोनों प्लेटें आपस में दूर जा रही है, तो दूर जाने की प्रक्रिया में जो खाली जगह बचता है ना, यहाँ पर इनका किसका? महासागरीय कटक का, ठीक है, यहाँ पे इनका निर्माण होगा, क्योंकि जो खाली जगह है इसको भरने के लिए ये पर्वत का निर्माण, ये मतलब जो यहाँ पे जो लावा होती है, लावा ऊपर उठती है और वो फैलती जाती है। फैलने से क्या होता है, यहाँ पे धीरे धीरे पर्वतों का निर्माण शुरू हो जाता है, ठीक है। दूसरा होता है महासागरीय टीला। ये महासागरीय टीला क्या होते हैं? देखिए वो जलमग्न पठार, जलमग्न मैदान जो समुद्र में थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, ये जो जलमग्न मैदान थे ये सतह के ऊपर नहीं आ पाए, तो इन्हें क्या देगा? महासागरीय महाद्वीपीय टीला, ठीक है। उसके बाद होता है निम्न द्वीप। वो चपटे मतलब सपाट पर्वत होते हैं जो एक निम्न द्वीप मतलब होता है कि चपटे और शिखर वाले जो मतलब पर्वत होते हैं जो ऊपर तक आ गए और मतलब चपटे हैं, ठीक है, वो उन्होंने एक द्वीप का निर्माण कर दिया, ठीक है। आगे चलते हैं खाई। खाई मतलब गर्त, ठीक है। समुद्र का सबसे गहरा भाग यही होता है, ठीक है, और यहाँ तक कि ये कहें तो पूरे पृथ्वी का सबसे गहरा भाग भी यही, नहीं को कहना कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। आगे चलते हैं मूंगा चट्टान। इन्हें कोरल रीफ भी कहते हैं, और यहाँ पे ये सूक्ष्म द्वीपों के द्वारा बनाया जाता है, और कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, ठीक है। और कोरल रीफ दुनिया भर में देखने को मिलता है, और सबसे बड़ा जो कोरल रीफ है वो ग्रेट बैरियर रीफ है, जो अफ्रीका जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है। उसका चलता है प्रबल द्वीप। प्रबल द्वीप के बारे में, उष्णकटिबंधीय जो महासागर है ना, उष्णकटिबंधीय महासागर में ये पाए जाते हैं, और ये लेगून का एक हिस्सा होता है। लेगून क्या होता है? देखिए ये प्यारा भारत है, ठीक है, यहाँ पर कुछ हिस्सा बच गया, जहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है, तो ये जो कुछ नहीं है यहाँ पे पानी भरेगा और ये लेगून का निर्माण करेगा। यहीं पे क्या होता है कि छोटे छोटे द्वीपों का निर्माण हो जाता है, तो ये क्या हो गया, ये द्वीप जो हो गए ये प्रबल द्वीप होते हैं, ठीक है। ये द्वीप के माध्यम से ये उष्णकटिबंधीय महासागर में बनाए जाते हैं। इसके बनने की कई सारी और प्रक्रियाएं होती है जो आपको समझाने की जो इतना विस्तार से जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। अब बात ये इसका इंग्लिश वर्जन है, अगर आप पढ़ना चाहें तो इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। हाँ, तो महासागरीय तापमान और वितरण के बारे में पहले समझते हैं, कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा महासागरीय तापमान और वितरण के बारे में, ठीक है। तो देखिए महासागर को जो निर्धारक तत्व होते हैं, कौन कौन सी चीजें जो महासागर में निर्धारित करते हैं, पहले होता है अक्षांश, ठीक है। अक्षांश क्या होता है? देखिए ये पूरा पृथ्वी है, गोल, माफ कीजिएगा पूरा गोल नहीं बन पाया, ये देखिए फिर से गोल नहीं बन पाया, कोई बात नहीं, इधर बनाते हैं। ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी का मान लीजिए गोल नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं, जो बीच वाला हिस्सा है ये 0 डिग्री पे है, और सूरज की सबसे ज्यादा जो किरणें होती है ना, ये उभार, देखिए ये उभरा हुआ है, ये ऐसे उभरा है, तो पृथ्वी की जो सबसे ज्यादा, सूरज की जो सबसे ज्यादा गर्मी होगी वो कहाँ पे पड़ेगी? यहाँ पे 0 डिग्री पे, और जैसे जैसे ऊपर जाती जाएगी इसका उभार भी कम होता जाएगा और सूरज की गर्मी भी कम होती जाएगी, तो इसी को कहते हैं अक्षांश। इसी के माध्यम से अक्षांश होता है कि जो सूरज की गर्मी है सबसे ज्यादा 0 डिग्री पे पड़ती है, ठीक है। इसके पीछे और कई सारे कारण हैं जो हम आगे के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, कि इसके फायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ये महाद्वीपीय ढलान पे 0 डिग्री पर सबसे ज्यादा सूरज की गर्मी पड़ती है, और धीरे धीरे अक्षांश के साथ जैसे ऊपर आती है सूरज की गर्मी कम होती जाती है, तो अक्षांश का निर्धारण होगा कि किस प्रकार से तापमान बढ़ता है, ठीक है। दूसरा होता है प्रचलित पवनें। ये पवनें होती है ये किस प्रकार से काम करते हैं? कुछ पवनें होती है जो व्यापारिक पवनें होती है, कुछ पछुआ पवनें होती है, कुछ अस्थायी पवनें होती है। जब हम पवनों के ऊपर पढ़ाई करेंगे तो हम इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो पवनों के ऊपर हम जब चर्चा करेंगे तो इसमें यहाँ पे लिखेंगे, तो पवनों भी यहाँ पे महत्वपूर्ण योगदान रखती है। भूमि और पानी का जो असमान वितरण है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि दक्षिण गोलार्ध में क्या है कि भूमि कम है, लेकिन दक्षिण गोलार्ध में एक चीज कम है, भूमि कम है, लेकिन वहां पे नदी बहुत ज्यादा है, सॉरी पानी बहुत ज्यादा है, इसलिए वहां पे उसका वितरण कम देखने को मिलता है, मतलब गर्मी कम देखने को मिलेगी। लेकिन उत्तर भारत में क्या होता है, सॉरी उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है कि भूमि ज्यादा है और जल कम है, इसीलिए हमें वो प्रक्रिया यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं, वाष्पोत्सर्जन की दर समझा दिए, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, ठीक है। जल का घनत्व, जल कितना घनत्व है, ठीक है, और महासागरीय धाराएं कितनी महत्वपूर्ण रखती है। देखिए जल का घनत्व के अगर हम बात करें तो ये तापमान और लवणता के द्वारा निर्धारित होता है। लवणता यानी कि नमक, नमक के द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है कि उसका घनत्व कितना होगा, ठीक है। महासागरीय धाराएं जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। ये धाराएं हैं जो गर्म और ठंडी होती है, ठीक है, और यही धारा जो होती है वो पृथ्वी के वातावरण को
मेंटेन करके रखती है, यानी कि जहाँ पे गर्मी होती है वहाँ पे ठंडी धाराएं पहुंचा दी जाती है, जहाँ पे ठंडी होती है वहाँ पे गर्म जलधाराएं पहुंचाई जाती है। तो ये एक मेंटेन का भी काम करती है। दूसरा होता है स्थानीय कारण भी होते हैं, कई बार कोहरा, बादल, चक्रवात, कटक, मतलब इन चीजों के कारण भी हमें यहाँ पर स्थानीय कारणों के कारण भी हमें तापमान में, समुद्री तापमान में जो है उसको देखने को, बदलाव देखने को मिलता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, इसका इंग्लिश वर्जन है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका जो वितरण है वो दो प्रकार से होता है, किसका, महासागर का। एक तो होता है क्षैतिज जी, और दूसरा होता है ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज यानी कि ये देखिए ऐसे क्षैतिज होता है, और ऊर्ध्वाधर कैसे होता है, ऐसे लंबवत यानी ऊर्ध्वाधर, यानी ऊंचाई से नीचा तक ऊर्ध्वाधर कहते हैं, और क्षैतिज किसे कहते हैं, एक प्लेन हिस्से को। तो महासागर का जो औसत तापमान है ना वो हमेशा से 27 डिग्री रहा है, और यही अक्षांश द्वारा निर्धारित किया जाता है। मान लीजिए 27 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, 27 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा तो समुद्र गर्म हो जाएगी, और जैसे समुद्र गर्म होता है उसका क्या होता है, चक्रवात की शुरुआत हो जाती है। तो ज्यादा से ज्यादा चक्रवात हमें आज के डेट में इसीलिए देखने को मिलता है क्योंकि समुद्र का जो तापमान है वो बढ़ चुका है, और 27 डिग्री से ऊपर जा चुका है। ठीक है, इसके पीछे और कई प्रक्रिया होती है जो मैं आपको कभी विस्तार से समझाऊंगा। ठीक है, ऊर्ध्वाधर के बारे में बात करें तो गहराई के साथ सूर्य का प्रकाश जो है वो कम हमें देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे जैसे हम गहरी होते जाएंगे सूर्य का प्रकाश हमें कम देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो ढलान होती है वहां पे सूर्य की प्रकाश से कम आती है, जबकि निम्न तट है वहां पे सूर्य की प्रकाश ज्यादा जाती है। तो जैसे जैसे सूर्य की प्रकाश कम जाएगी तापमान भी उसी आधार पर निर्धारित होगा, है ना। तो क्या होता है, जो सतह होती है, सतह को हम क्या कहते हैं, फोदम जोन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसको, फोदिक जोन कहते हैं, सतह को फोदिक जोन कहते हैं, और यहाँ पर सबसे ज्यादा तापमान मिलेगा। ठीक है, लेकिन जो दाब प्रबलता होती है इसको हम कहते हैं थर्मोक्लिन। ठीक है, ये 100 से 1000 किलोमीटर के बीच में होता है, और यहाँ पर तापमान में ना अचानक से काफी तेजी से गिरावट आती है। लेकिन जो तीसरा हिस्सा होता है जिसको हम गंभीर क्षेत्र कहते हैं, डीप जोन, यहाँ पे 1000 किलोमीटर के बाद, 1000 मीटर के बाद ये शुरू होता है, यानी कि 1 किलोमीटर के बाद ये शुरू होता है, और यहाँ पर जो तापमान होती है ना उसमें स्थिरता बनी रहती है, ज्यादा इतना तापमान में इतना गिरावट होते नहीं है। तो मोस्टली तरह तापमान की गिरावट कहाँ आती है, ताप प्रवणता में, यानी कि थर्मोक्लाइन में। ठीक है, यहाँ पे तापमान में अचानक से गिरावट आएगी और बहुत तेजी से गिरावट आती है। ठीक है, लेकिन जो अगले जो डीप जोन होते हैं उसमें तापमान में गिरावट बहुत कम आती है। ठीक है, सागर की जो सतह है वो 0 डिग्री पर, मतलब 0 डिग्री जो हिमांत बिंदु होता है ना यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है, कहाँ पे, डीप जोन में। ठीक है, कि 0 डिग्री के आसपास, 0 डिग्री से 2-3, मतलब ऐसा नहीं कि 0 डिग्री जो बर्फ ही हो गया, लेकिन बर्फ नहीं होता, उससे थोड़ा सा ऊपर नीचे वो हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये इसका इंग्लिश वर्जन है, आप इसको पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। अच्छा दोस्तों, आज के लिए जो हमारी क्लास थी वो इतना ही होगी, इससे ज्यादा जो होगा वो अभी नहीं। ठीक है, लेकिन इसके कुछ 2-3 टॉपिक्स हैं जो बचे हुए हैं वो मैं आपको अगली क्लासेस में करवा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही।